और उत्तर प्रदेश से खबर सिद्धार्थनगर में किस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला का आरोप है कि उसके साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी की गई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके बीमार पति का ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से पति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना 30 अगस्त की रात की है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। पति को लेकर वो मेडिकल कॉलेज गई। कुछ दूर चलने के बाद ही एम्बुलेंस चालक ने उस पर आगे की सीट पर बैठने का दबाव बनाया। इसके बाद ड्राइवर और उसके साथी ने छेड़खानी शुरू की। विरोध करने पर उसके पति को ऑक्सीजन निकालकर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि बस्ती में मौजूद पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। पंप पर तेल भरैला, फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि तू हमें बोलना कि इनके आगे बैठा हुआ गार्जियन चाहिए, और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में, और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देव। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले आई के, फिर कहा था कि फैजाबाद निबक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के मुझे बोले कि चलो आगे बैठो, फिर मैं बंद हो गया। उसमें मेरे जीजा को मेरी बहन को उठा के फेंक दिए उन लोगों ने नीचे। फिर मुझे भी बाद में धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट किए, और जो भी हमारा सामान था, रिपोर्ट था गाड़ी का, मतलब जो भी हॉस्पिटल का सामान था, पैसा वैसा जो भी हमारे पास, पानी का बोतल तक भी नहीं छोड़े थे। मेरे जीजा प्यासे हुए बोल रहे थे किसी गाड़ी वाले को रोको, पानी मांगो, पर कोई गाड़ी वाला भी नहीं उस समय रोक रहा था, और ये लोग वहाँ से फिर निकल गए। एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इंपीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। देखिए, अब उसमें जैसा बता चुका हूँ कि एक FIR जीरा FIR जो ट्रांसफ़र होकर आई थी उसमें हमारे द्वारा जो है उसको पंजीकृत कर लिया गया है, और उसमें एज़ पर FIR के जो कंटेंट्स थे तदनुसार जो है उसमें धाराएँ लगाई गई हैं, और आगे उसमें जो है विधिक कार्रवाई एज़ पर इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। यहाँ हरगांव थाना इलाके में 70 साल के एक दुकानदार ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। दरअसल बच्ची दुकान में सामान खरीदने गई थी और इस दौरान दुकानदार ने बच्ची के साथ बदसलूकी की। इस घटना से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद सीतापुर के थाना हरगांव में दिनांक 3 सितंबर से संबंधित एक नाबालिग लड़की के छेड़छाड़ का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रकरण से संबंधित FIR तत्काल सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया था। इसके अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। प्रकरण चूँकि पॉक्सो एक्ट से संबंधित है और इस संदर्भ में सभी विधिक कार्रवाई को शीघ्रता से पूर्ण करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका विचारण कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिन दहाड़े दरिंदगी का एक मामला सामने आया। यहाँ 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे लोकेश नाम के एक शख्स ने शहर के कोयला फाटक चौराहे पर महिला के साथ बलात्कार किया और महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस दुष्कर्म के वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, उसे जेल भेजा। वहीं पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी लोकेश ने उसे झांसा देकर शराब पिला दी, नशे की हालत में दुष्कर्म किया, बाद में धमकी भी दी। और इस सब के बीच जो मुंबई से सटे बदलापुर की घटना आपको याद होगी, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे, जो लोकल ट्रेनें उनको रोक दिया गया था। उसके बाद स्कूल में जिस तरह से 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, स्कूल ने सबक लेते हुए मीरा भयंदर शहर में सभी सरकारी स्कूलों को CCTV कैमरे को एक कंट्रोल रूम से जोड़ दिया है। इस कंट्रोल रूम से पुलिस
स्कूल के हर सभी गतिविधियों पर प्रशासन की नज़र रहेगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कल शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अनोखे और राज्य में पहले कमांड सेंटर का उद्घाटन भी किया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देख लेते, फिर चलेंगे अपने खास मेहमान के पास। बदलापुर के स्कूल में नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात होने के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठा था और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी एक फैसला किया गया था कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उस लिहाज से अब सभी स्कूलों में सीसीटीवी और मॉनिटरिंग तो होने लगी है, लेकिन मुंबई से सटी मीरा भाईंदर महानगर पालिका उससे एक कदम आगे बढ़ गई है और इस महानगर पालिका ने जितने भी फिलहाल सरकारी स्कूल हैं इस महानगर पालिका क्षेत्र में, उन सभी के सीसीटीवी को मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से केंद्र बनाया हुआ है जिसे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिस पे हम देख रहे हैं। फिलहाल हम उसी कंट्रोल रूम में हैं और ये लोग बैठे हैं जो लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कितने कैमरे लगे हैं, कितने अभी स्कूल हैं और कैसे उनकी मॉनिटरिंग हो पाएगी इस तरह के कंट्रोल रूम से? मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 36 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की स्कूल्स है और उस स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे एंट्री एग्ज़िट, वहाँ के क्लासरूम्स और पैसेजेस, इन सबको कुल मिला के 200 कैमराज हमने स्कूल्स में इंस्टॉल किए हैं और वो सभी 200 कैमराज का मॉनिटरिंग हमारी जो सेंट्रलाइज यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं। और सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक जो स्कूल का टाइमिंग होता है उस टाइम में हमारी एक टीम यहाँ पे बैठी हुई होंगी और वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करेंगी। और वो स्कूल्स के जो पैरामीटर्स है, सिक्योरिटी तो मेजर कंसर्न है ही, लेकिन बाकी भी जो स्कूल के पैरामीटर्स है, मिड डे मील है या बाकी वहाँ पे जो एक्टिविटी चलते हैं उसका भी मॉनिटरिंग करके उसका रिपोर्टिंग हमारी सिस्टम को करेगी, हमारी हेड ऑफिस को करेगी और इमीडिएटली वहाँ के जो हेड मास्टर है उनको भी उसका रिपोर्टिंग होगा। वहाँ पे सिक्योरिटी हमारे स्कूल्स में ऑलरेडी है, उनको भी वो इमीडिएटली रिपोर्टिंग होगा अगर कोई अननोन उनको एक्टिविटी दिखती है तो। यानी वो तो एक तरफ वो लाइव मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे ये पूरा यहाँ पर चल रहा है रियल टाइम, ये मॉनिटरिंग होगी। इसमें कहीं कुछ अगर उन्हें संदिग्ध दिखाई पड़ता है तो वो सीधे रिपोर्ट करेंगे। किसे रिपोर्ट करेंगे? वो हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इनको रिपोर्टिंग करेंगे। फिर अगर सिक्योरिटी कंसर्न कोई लगता है तो सिक्योरिटी के जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनको भी हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं, उसका वैसा हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और हमारे साथ आभा सिंह मौजूद हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ वकील भी। आभा जी, आपने देखा किस तरह से मामले सामने आए हैं। अगर आप देखें, सिद्धार्थ नगर की जो खबर आई या हम उज्जैन की खबर बता रहे थे, सीतापुर के मामले सामने बता रहे थे, ये जो इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, एक तरफ से पुलिस पक्ष ये कहता है कि रिपोर्टिंग हो रही है ऐसे मामलों की, लेकिन आप कानून की नज़र से कैसे देख रही हैं इसे? ये जितनी आपने इंसिडेंट्स दिखाए हैं निधि जी, उसको देख के तो घबराहट हो रही है। सही कह रहे हैं कि क्या एक मेंटल हेल्थ इशू हो गया है इस कंट्री में कि 12 साल की बच्ची अगर दुकान में गई है तो उसका सेक्सुअल अब्यूज करो। और सबसे हद तो है कि एक महिला अपने बीमार पति को लेके एम्बुलेंस में जा रही है और पति को आपने एम्बुलेंस से फेंक दिया और उसके बाद उसके साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं और कोई बचाने नहीं आ रहा है। और वो भी अगर पब्लिक रोड पे हो रहा है तो सड़कों पे लोग मदद करने नहीं आ रहे। पुलिस की हम हर जगह सुनते हैं कि पेट्रोल वैन्स रहती हैं, कंट्रोल रूम कार्स रहती हैं, तो कहाँ है? और ये भी कितनी मनोबल बढ़ गया है इन अपराधियों का कि इनको कोई डर नहीं है। एक तरफ कानून पे कानून आ रहे हैं कि डेथ पेनल्टी होगी, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मैं तो बहुत ही भयावह सीन देख रही हूँ उज्जैन में, जिस तरह से रेप करके वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब या तो पूरे कंट्री में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकअप कर रही है। आरजी कार के हादसे से तो अभी हम उभर ही नहीं पाए हैं कि एक रेजिडेंट डॉक्टर को सेमिनार रूम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेप किया जा रहा है। तो बिल्कुल जरूर जो कानून बने हैं उनमें सही नहीं है। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो टूट रहा है, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है अगर आप देखिए रेप केसेस में महज 28% है, मर्डर में 44-45% है। तो इस सब के चूंकि इतने पुअर कन्विक्शन रेट है और तारीख पे तारीख पड़ती है, जिस तरह से कन्विक्शन नहीं होता, रेपिस्ट छूट जाते हैं, मर्डरर्स छूट जाते हैं या इनकी बड़ी कॉन्टैक्ट होती है, इनको पुलिस जो है अरेस्ट भी नहीं करती है। कितने हिट एंड रन केसेस में ड्रंकन ड्राइविंग में
जानबूझ के पुलिस ऐसे चार्ज लगा देती है कि तुरंत हाथों हाथ बेल मिल जाती है, 10 घंटे भी जेल नहीं होती। तो मुझे लगता है टोटली करप्शन, पुलिस और पॉलिटिशियन और साथ ही साथ कानून का कन्विक्शन ना होना है। इस वजह से इस तरह से बेखौफ होके क्राइम हो रहा है। महिलाएं और बच्चियों मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है कि 70 साल का दुकानदार एक 12 साल की बच्ची के साथ कर रहा है, जबकि पॉस्को में हम 12 साल की बच्ची के नीचे हम डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही कमियां आ चुकी हैं सिस्टम में, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि लॉ एंड ऑर्डर में और जुडिशरी में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे इतने बड़े जजेस बैठे हैं तो उनको भी ये शायद आज एनडीटीवी का अगर देखा होगा, तो मैं चाहूंगी सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और एक नया लॉ कमीशन बैठाए या स्टेक होल्डर्स को लाए, विमेन को, और तब कोई कानून लाए। सिर्फ इस तरह से सिर्फ कानून नए बनाने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक टोटलिटी की जरूरत है। बिल्कुल आभा जी, खास तौर से जो वो महिला अपने बीमार पति को लेके जा रही है और स्वास्थ्य कर्मी है उस एम्बुलेंस में, वो उसके साथ छेड़खानी करते हैं और बीमार पति को फेंक देते हैं सड़क के किनारे, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। वो अपने आप में बहुत ही बेहद गंभीर है। भले बलात्कार, जिस तरह की स्थिति उस महिला से गुजरी होगी, मानसिक स्थिति, हमने उसके भाई की भी बात सुनी, पानी की बोतल तक नहीं दी और वो जो इंसान था, जो उसका पति था, पानी को तरसता रहा। तो जो ये दरन की है, अगर ये सेवा कर्मियों में लगी हुई है, तो ये अपने आप में कानून की अब कौन सी धारा खास तौर से क्या लानी पड़ेगी, ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए धारा तो हम डेथ पेनल्टी ले आए हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ले आए हैं, और ये एम्बुलेंस में तो वो ऑन ड्यूटी था, गवर्नमेंट ड्यूटी पे, मतलब आप एक तरह से आप मेडिकल ड्यूटी पे हैं और उसके बाद आप पेशेंट को फेंक दे रहे हैं। तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आएगा और इसमें तो फांसी की सजा हो, लेकिन जो फांसी दी जाए वो तुरंत दी जाए, ये नहीं कि 10 साल बाद एग्जीक्यूट हो, जैसे निर्भया रेपिस्ट की हुई और शायद इसीलिए रेप के कानून का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और सड़कों पे मुझे तो पब्लिक एपैथी का भी है कि किसी बीमार को ऐसे सड़कों पे उतार के फेंक दिया जाए और चलती सड़क पे पब्लिक ना मदद करने आए, तो ये हमारा भी, समाज का भी रुख दिखाती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी होता रहे। तो मुझे लगता है अब पब्लिक एपैथी में भी कोई कानून आना चाहिए कि अगर लोग पब्लिक रेप हो रहा है, क्योंकि आप देखिए वो रेप के वीडियोस बना रहे थे जब उस महिला को सड़क पे में जा रहा था, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उनको भी कॉमन इंटेंशन करके उसका भागीदार माना जाए। और मुझे लगता है तब जब पब्लिक जागरूक होगी और अगल बगल से लोग मदद करने आएंगे और क्राइम को रोकेंगे, क्योंकि 800 लोगों पे एक पुलिस कर्मचारी है, वो हम सब जानते हैं हर जगह नहीं पहुंच सकता है। तो जब तक पब्लिक समाज खुद खड़ा नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कानून तो हमने सामने देख लिया कि कानून से कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल, समाज है विकृति और समाज ही इसको ठीक कर सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि इच्छा शक्ति शीर्ष पदों पर जो बैठे लोग हैं उनमें भी नजर आए, और ये जो नासूर हमारे समाज में आए दिन आ रहा है, ये वाकई में बेहद बेहद चिंताजनक है। आप जुड़ी हमारे साथ आभा जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।